हाँ हाँ, तो ये भी छोटा सा इंपॉर्टेंट है, भी एनसीईआरटी का तो है ही। देखो थ्री डी की जो रिफाइनिंग होती है, कुछ बच्चे तो फर्स्ट टाइम में थ्री डी अच्छे समझ जाते हैं, कुछ बच्चों को सेकंड टाइम में जाके सही आती है पूरी कहानी इसकी। मतलब सेकंड टाइम का मतलब रिवीजन में, इसलिए अभी भी आप ध्यान से करो, तब भी ध्यान से करो। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से ड्रॉन करना है आपको, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। दो पार्ट करेंगे, एक में एक आप करेंगे। ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, प्लेन पे आएगा, और जब प्लेन को मीट करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। प्लेन की इक्वेशन लिखो, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। ये हमारे प्लेन की इक्वेशन है। सॉल्यूशन देखो आप, एक रफ पिक्चर दिखाई आपने टीचर को, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये ओरिजिन मान लो आप, 0 0 0 कोऑर्डिनेट्स होते हैं ओरिजिन के, ठीक है। यहाँ पे आपने थोड़ी सी दूरी पे एक प्लेन बना दिया, ये प्लेन हो गया आपका। ओरिजिन से परपेंडिकुलर दिखा दिया, ये परपेंडिकुलर है आपका ओरिजिन से। इस पॉइंट को आपने पी मान लिया। तो क्वेश्चन है, ये जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर आया है, ये किस पॉइंट पे मीट कर रहा है प्लेन को। ये प्लेन की इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अब आप पहले मेरे को ये बताओ, बताते जाना जल्दी जल्दी। ये लाइन इस प्लेन पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इस लाइन का नाम बताओ सबसे पहले। नॉर्मल, नॉर्मल। ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है हमारे लिए। अब ये बताओ, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है। अगर ये नॉर्मल बोल रहे हो तो डायरेक्शन रेशियोज देख के बता सकते हो, हिंट दे रहा हूं थोड़ा सा। ये रहे 2 3 2 4, 3 4। यही डायरेक्शन रेशियोज होंगे ना इसके। इसके क्या, बल्कि जितने परपेंडिकुलर प्लेन पे आएंगे सबके डायरेक्शन रेशियोज यही होंगे, 2 3 4। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा अपने सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ लाइन ओपी। अब यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आ गया थोड़ा सा, जो हम कर चुके हैं। ये लाइन ओरिजिन से होती हुई आएगी, तो ओरिजिन इसका पासिंग पॉइंट होगा 0 0 0। कैसे लिखेंगे इक्वेशन, देखो याद करो, हम ऐसे लिखते थे, x माइनस 0 इक्वल टू वाई माइनस 0 इक्वल टू जेड माइनस 0। पासिंग पॉइंट को एक्स वाई जेड में से माइनस करते हैं और डिवाइड में रखते हैं इसके डायरेक्शन रेशियोज, जो आपने अभी बताया मेरे को, क्या थे, 2 3 4। ठीक है, ये हमने क्या किया, ओपी लाइन की इक्वेशन बना दी। ये वो लाइन है जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर आ रही है प्लेन के ऊपर। अब आपको क्या करना है, लेट से ये वैल्यू लैम्डा के इक्वल है, तीनों इक्वल है ना आपस में, तो तीनों को लैम्डा मान लिया आप। वर्बली बताना, x अपॉन 2 अगर लैम्डा के इक्वल हो जाए तो x की क्या वैल्यू है, वाइस ऑफ लैम्डा। 2 लैम्डा। ये तो x की वैल्यू। अगर मैं x अपॉन 2 को, जीरो तो हटा दो, ये x अपॉन 2 को अगर मैं लैम्डा के इक्वल लूंगा तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 लैम्डा। y की बता दो, 3 लैम्डा। z की बता दो, 4 लैम्डा। 4 लैम्डा। ठीक है, आपको मालूम है एक्स वाई जेड क्या चीज है अभी, आपको नहीं मालूम, मैं आपको बताता हूँ, आपको कैसे मालूम होगा। एक्स वाई जेड बेसिकली इस लाइन का किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो सकता है। ये जो एक्स वाई जेड है ना, ये इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट एज्यूम कर सकते हो आप, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम पता है किसके कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे इसको, हम मान लेते हैं, चलो ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। देखो ऐसे मैंने पी बार लिख दिया, इसका मतलब ये एक्स वाई जेड पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने एज्यूम कर, किसी भी पॉइंट को मान सकते हो। ये पॉइंट जनरल होता है, लाइन के ऊपर कहीं पे भी एज्यूम कर सकते हो, यहाँ 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 कहीं पे। अच्छा, अब ये पी पॉइंट तो मेरा हो गया, लेकिन ये पी पॉइंट मैंने यहां माना है जो प्लेन की सरफेस के ऊपर आ रहा है। ये पॉइंट प्लेन की सरफेस के ऊपर ही तो रखा हुआ होगा। अगर ये पॉइंट प्लेन की सरफेस पे होगा तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को डैश करा सकता हूं, डैश में। कौन डैश फिल करके बताओ, सेटिस्फाई करा देंगे प्लेन की इक्वेशन में। यस, पहले डैश में मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करा सकता हूं, डैश में, यानी किस में, प्लेन में। दो डैश बोल रहे ना, फिल इन द ब्लैंक्स था मेरा। अगर ये पॉइंट प्लेन के ऊपर आता है तो मैं इन एक्स वाई जेड की वैल्यू को प्लेन की इक्वेशन में यहां फिट कर सकता हूं। तो कर देते हैं, 2 इंटू 2 लैम्डा, 3 इंटू 3 लैम्डा, 4 इंटू 4 लैम्डा इज इक्वल टू 12। लैम्डा बताओ कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 4 9 13 और 16, 29 लैम्डा हो गए ना। तो लैम्डा कितना हो गया, 12/29। 12/20। ठीक है, लो आंसर आ गया। ये जो लैम्डा है ना, अब ये यहाँ डाल दो एक्स वाई जेड की वैल्यू में, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्वेश्चन खत्म।
तो देयरफॉर करके लिख देते हैं यहाँ पे, देयरफॉर P पॉइंट 24/29 कॉमा 36/29 और 48/29। ये आंसर हो गया आपका। इतना सा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। तो बड़ा आसान प्रोसेस, फिगर दिखानी है, क्योंकि जब आप यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन ऑफ ओपी तो नजर आना चाहिए ना ओपी किसको बोल रहे हो। तो ओरिजिन से प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर आया, हमने पहले इसकी इक्वेशन लिख दी, ओरिजिन को बनाया पासिंग पॉइंट, ऊपर एक्स वाई जेड में से माइनस किया, डायरेक्शन रेशियो चाहिए अगर आपको इसके, तो प्लेन में से ले लिए हमने, वो नीचे रख दिए, उसको लैम्डा मान लिया, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लिया इनको एक्स वाई जेड की वैल्यू को, और उन पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स को इस प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के लैम्डा का पता लगा। सर एक जनरल डाउट है, यूजुअली तो दो लाइंस अगर पैरेलल होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होते हैं ना, या तो एन वेक्टर परपेंडिकुलर है तो फिर इक्वल कैसे है? देखो, हाँ लैम्डा की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया है। देखो ये जो प्लेन की इक्वेशन होती है, जैसे ये प्लेन की इक्वेशन है, तो ये बात तो मालूम है हमें, इसमें जो 2, 3, 4 है वो उस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं जो नॉर्मल वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर है। सपोज करो चलो वो ये वाला वेक्टर है, ये एन वेक्टर है, क्या वेक्टर है ये 2i + 3j + 4j, ये वेक्टर है जो प्लेन पे परपेंडिकुलर है, लेकिन मुझे इसके डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, ये भी परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। इनफैक्ट जितनी भी लाइन या वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आएंगे सब के सब पैरेलल होंगे। तो अगर आप इसमें से किसी एक के डायरेक्शन रेशियोज बता रहे हो, आप इसके बता रहे हो बीच वाले के, 2, 3, 4 इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो जितनी लाइन इसके परपेंडिकुलर आएंगी सबके डायरेक्शन रेशियोज इसी रेशियो में होंगे। हो सकता है किसी के 2, 3, 4 हो, किसी के 4, 6, 8 हो, किसी के 1, 3/2 और 2 हो, ये सब के सब सेम रेशियो में चलेंगे। तो आप इसमें से कोई से भी डायरेक्शन रेशियो पिक करके अपनी इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ओके सर। आप मुझे इसका एक सेकंड पार्ट करके दिखा दो, ठीक है। मैं प्लेन की इक्वेशन चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन की हेडिंग यही रहेगी। इसका सेकंड पार्ट लिख लो, इक्वेशन है x + y + z, x + y + z = 1, x + y + z = 1। पूरा सेम फिगर जरूर शो करनी है, क्योंकि आप जब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ओपी लिखोगे तो ओपी टीचर को नजर आना चाहिए ना, ओपी क्या चीज है, इसमें फिगर शो करोगे। हाँ ओरिजिन ही है, क्योंकि क्वेश्चन हेडिंग सेम है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। लैम्डा 1/3 आ रहा है, तो बस पुट करके मुझे आंसर चेक करा दो। 1/3, 1/3, 1/3। हाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, रुको भाई। 1/3 1/3 1/3 आ रहा है, एक मिनट। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है। हाँ जी यही आ रहा है, आंसर आ रहा है 1/3 1/3 1/3। यस सर। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, वो जो पी पॉइंट है ना वही आ रहा है, 1/3 1/3 1/3। अब देखो है तो आसान ना, लेकिन ये छोटी छोटी सारी चीजें दिमाग में याद करनी पड़ेंगी। यूज करना तो बहुत आसान है, एक बार समझ लिया आ गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये स्लिप हो जाता है, फिर याद नहीं आता कि किया क्या था। चलिए जी, इसके 2 पार्ट और छोड़ दिए, वहां कर लेना, वो भी लिख लो चाहे आप। क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने आपको करवा दिए ए और सी पार्ट, तो बी और डी पार्ट आप कर लेना, फटाफट से हो जाएंगे। तो 4 से लेकर अगर आप प्लेन चेक करोगे एनसीईआरटी का तो पूरी एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपने नहीं किया हो। हाँ ये कर लेना ना फिर, तो 4th क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। 1, 2, 3 में करा दूंगा, कुछ है नहीं बेकार से, उसमें क्या है वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन बनवा रहे हैं, कार्टेशियन से वेक्टर बनवा रहे हैं। 4th क्वेश्चन के 2 पार्ट ऐड कर लो अपने लिस्ट में ना, करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, ताकि मिक्स जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 4 नंबर में कंफर्म और 3 में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो 7 या 6 नंबर की प्रोबेबिलिटी।
दो में भी आ सकता है। हाँ? पक्का आएगी केस स्टडी प्रोबेबिलिटी, 100% आएगी, कोई रोक नहीं सकता इसको आने से। पहले आप ना समझ लो कॉन्सेप्ट, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ देखो बस। अभी एक एग्जांपल लेता हूं। हमारे पास एक पेयर ऑफ डाइस है, उसको हमने रोल किया। पहले तो ये बता दो, जब पेयर ऑफ डाइस को रोल करोगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स नजर आ सकते हैं? 36 याद है? ये बनाते थे हम, देखो 10th क्लास में। एस क्या होता था याद है किसी को? सैंपल स्पेस। 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 6 तक कोई भी आ सकता है, 2 1 से लेकर 2 6 तक, 3 1 से लेकर 3 6 तक, 4 1 5 1 और 6 1 से लेकर 6 6 तक। ये टोटल 36 आउटकम्स होते हैं। आगे सुनो, क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एज द सम? तो क्वेश्चन हो गया जी 10th क्लास का। पेयर ऑफ डाइस रोल किया है, क्या चांस है कि 6 जो है वो सम मिलेगा आपको? तो इस वाली लाइन में देखना जरा, सम 6 कैसे बन सकता है? देखो इस वाली लाइन में देखो ना, सम 6 इससे बनेगा ना 1 5 से। 1 5 इसमें देखो, इस लाइन में है कहीं सम 6? 2 4, 2 4 उसके नीचे 3 3 3 4 2 4 6, 10 हो जाएगा वो, और फिर 5 1। सही है? ये हमारे इस इवेंट के पॉसिबल आउटकम्स हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम कैसे निकालते थे प्रोबेबिलिटी? भाई इसमें कितने आउटकम्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, तो 5 हो गए फेवरेबल और टोटल आपके 36 आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 5/36। सिंपल क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी क्वेश्चन को फिर से देखें, थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखो। अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, ये मैंने यहां तक पूरा लिख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एज द सम, ये भी लिख दिया। ठीक है, पूरा लिख दिया ये मैंने। यहां तक तो क्वेश्चन चेंज दे दिया मैंने आपको, कोई चेंज नहीं किया। इसके आगे सुनो क्या आया। यहां पे आपको एक कंडीशन दे दी, इफ ओब्लिक गिवन दैट, ये कंडीशन के वर्ड्स में वो लिख रहा हूं जो आपको क्वेश्चन में पढ़ने को मिलेंगे। इट इज नोन दैट, ये पहले से ज्ञात है। इनमें से कोई सा भी शब्द आपको क्वेश्चन में मिल सकता है लिखा हुआ। इफ ओब्लिक गिवन दैट ओब्लिक इट इज नोन दैट। कंडीशन ये है, सम 6 निकालना है, मना नहीं कर रहे हैं, सम 6 को निकालो, लेकिन कंडीशन है फर्स्ट डाई, जो पहला वाला डाई है, क्योंकि पेयर ऑफ डाइस में 2 डाई हो गए ना, फर्स्ट डाई शोज अ नंबर 4। पूरा क्वेश्चन हूबहू है, यहां तक पूरा सेम है, इसके आगे कंडीशन है 6 सम की प्रोबेबिलिटी बताओ, जबकि ये कंडीशन है कि पहला वाला जो डाई है वो 4 शो करता है। 1 by अब आप क्या 36 करने वाले हो? 1/36 नहीं, गलत हो रहा है। अब आप पहले मेरी बात सुन लो जरा। ये जो कंडीशन है ना, सबसे पहले आपको कंडीशन के अंदर जाना है, क्योंकि जब आपको 1/6 कंडीशन दे दी जाती है तो आप पहले कंडीशन देखिए जी क्या है। मैं ये सैंपल स्पेस रब करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप पहले कंडीशन के सारे आउटकम्स लिखो भाई अपने। तो पहला डाई 4 शो करेगा, तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, 6 आउटकम आपके कंडीशन में आते हैं। तो आपने कहा अच्छा भाई जो कंडीशन दी है पहले जरा उसको नजर मारना है, तो ये कंडीशन है। अब आप अपनी प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस से नहीं निकालोगे, अब आप अपनी प्रोबेबिलिटी इस कंडीशन से ढूंढ के बताओ। अब बताओ इसमें सम 6 के कौन कौन से आउटकम्स हैं? एक ही है, 1 1 है ना। सम 6 का एक ही आउटकम है 4 2। तो आपकी प्रोबेबिलिटी अब पहले आ रही थी 5/36, लेकिन अब कंडीशन डालती चेंज हो गई है, अब हो गई है 1/6। यही बोल के शायद आपने 1/6 कैसे निकली है, फिर से सुनो। पहले मैंने कंडीशन के सारे आउटकम्स लिख दिए, ये मेरे कंडीशन के सारे आउटकम्स हैं। इसमें से मैंने अपने फेवरेबल आउटकम पिक किए। फेवरेबल वो होंगे इसमें से जिनका सम 6 होगा, तो एक ही आउटकम फेवरेबल हुआ 4 2, ये मेरा इवेंट हो गया, ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया। सैंपल स्पेस कौन बना इस बार? वो नहीं बना जो एक्चुअल में होता है, सैंपल स्पेस वो बना जो कंडीशन में है। मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को ऐसे करके आ सकता हूं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो। आंसर
1/6। जब मैं इसको ऐसे करूंगा तो बहुत सारे टीचर्स को समझ में नहीं आएगा, कुछ को आएगा कुछ को नहीं आएगा, और कंफ्यूज होकर वो मार्क्स काट सकते हैं कि आंसर तो ठीक निकाला है लेकिन ये हुआ क्या है, क्योंकि कुछ टीचर्स सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चलते हैं। तो इसको मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट करके बताता हूँ, क्योंकि हमें वही सीखना ही है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो वो है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखो तो क्वेश्चन में आराम से पता चल जाएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या इवेंट है वो, 6 सम आना, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक इवेंट तो ये लिख लिया आपने, दूसरा इवेंट आपने वो लिख लिया जो कंडीशन में दिया हुआ, ये रहा, इफ फर्स्ट डाई शोज अ नंबर 4, ये आपका दूसरा इवेंट है। दो इवेंट है ना इस क्वेश्चन में, फिर से बताओ कौन कौन से मैं क्या बोल रहा हूं। एक वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, एक वो इवेंट जो कंडीशन में दिया हुआ है। आपने क्या किया, ये मैं ऊपर खराब कर देता हूं, इस जगह चाहिए। एक इवेंट ए बना लिया, एक इवेंट आपने बी बना लिया। ए किसको बनाया, गेटिंग 6 एज द सम। बी किसको बनाया, फर्स्ट डाई शोज 4, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ऐसी शॉर्ट फॉर्म में आप एग्जाम में लिख, ये बना लिया। अब आप मेरे को बताओ आंसर में जो ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है ना आंसर में, आंसर तो यही है। ये 1 मालूम क्या क्या है, देखो ये तो है सम 6 के सारे इवेंट्स, यही है ना, और ये कंडीशन के सारे इवेंट्स हैं। ये मैं ए लिख देता हूं अभी इसको, और ये मैं बी लिख देता हूं, है ना, ये ए और बी हो गए मेरे। अब आप बताओ मैंने ए और बी में से ना तो ए लिया ना बी लिया, मैंने ये 1 लिया, ये क्या चीज है बताओ, इन दोनों का Intersection. इंटरसेक्शन। ये वही तो है, देखो जिसका सम 6 भी है, ये 4,2 क्या चीज है, इसका सम 6 भी है, और इसमें फर्स्ट डाई पे 4 भी आता है। तो यानी कि ये इन दोनों का क्या है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया गया है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या तैयार होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहले तो ये 1 जो आया, अब ये अपॉन में 6 आया। अब बताओ 6 आपने इसको गिन के लिखा था या इसको गिन के लिखा था, आपने कंडीशन को गिन के लिखा था, है ना, तो इसके डिवाइड में आएगा कार्डिनल नंबर ऑफ बी, ये बना फॉर्मूला। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, थोड़ा सा रफ करता हूं जरा, साफ साफ लिखूंगा अभी रफ राइटिंग आ रही थी बहुत। अब फॉर्मूला क्या बना, कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन बी अगर डिवाइड कर दिया जाए कार्डिनल नंबर बी से, तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ये कहलाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। ए अपॉन बी प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे डिवाइड का मतलब वो डिवाइड नहीं है जो डिवाइड होता है। यहाँ पे डिवाइड का मतलब क्या है, आप प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हो, आप तो ए की निकाल रहे हो, बी की नहीं निकाल रहे हो आप। भले ही ये पी के अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है लेकिन डिवाइड में लिखा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी हैज गिवन या बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, कि अगर बी इवेंट हो जाएगा तो उसमें से आपको अपनी ए की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो जब भी कंडीशन प्रोबेबिलिटी आएगी तो वहां पे आपके 2 इवेंट बनेंगे, ठीक है, एक बनेगा ए, एक बनेगा बी। ए हम उसको बनाएंगे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी हुई हो, बी हम उसको बनाएंगे जो कंडीशन में लिखा हुआ होगा। उसके बाद हम ये फॉर्मूला शो कर देंगे और इंटरसेक्शन निकाल के बी की इवेंट से उसको डिवाइड कर देंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको फेयरली करके भी दिखाऊं। अच्छा, एक फॉर्मूला ये हो गया, ये आपको याद करना है, और मैं इसी फॉर्मूले को देखो क्या लिखने जा रहा हूं, कार्डिनल नंबर की जगह मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, और कार्डिनल नंबर बी की जगह लिख दिया मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसे कैसे कर दिया मैंने मालूम, कार्डिनल नंबर को प्रोबेबिलिटी बना दिया। ये कैसे हुआ होगा सोचो, मैंने कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन बी को टोटल सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दिया 36 से, और मैंने डिवाइड में क्या किया, जो कार्डिनल नंबर बी था उसको भी डिवाइड कर दिया टोटल सैंपल स्पेस से। जब कोई भी कार्डिनल नंबर किसी सेट का सैंपल स्पेस से डिवाइड हो जाता है तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है इस इवेंट। ये तो आंसर निकाला था हमने 5/36, 36 डिवाइड में रखा था ना, तो किसकी प्रोबेबिलिटी थी, खाली सम 6 आने की। तो जब ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर एस के कार्डिनल नंबर से डिवाइड हुआ तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और डिवाइड में बताओ ये किसकी प्रोबेबिलिटी बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये दोनों ही फॉर्मूले अलग अलग हैं लेकिन मतलब दोनों का एक ही है। हम कई क्वेश्चन में ये लगाएंगे, कई क्वेश्चन में हम ये लगाएंगे। ये वाला ये तो है, देखो ये मैंने यहां लिख दिया। अब
कुछ क्वेश्चंस में आपको ये लगाना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस में आपको ये लगाना पड़ेगा। इनफैक्ट देखा जाए जनरली एनसीईआरटी तो उसको लगवाती नहीं है, सीधा वो यही लगाते हैं। तो आप इसको जब लगाओगे, आप लगा तो ये रहे होंगे, आप लिख वो देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बताता हूँ कैसे अभी देखो, पहले आप नोट कर लो। ये है आपका टॉपिक, पहला टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपको कोई एग्जाम्पल नहीं लिखना है, आप उसको सिर्फ यहां से नोट कर लो। ये वाला स्टेप, ये और ए बाई बी का मीनिंग क्या होता है वो ये, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा दूं। एग्जाम्पल मत लिखना, कोई जरूरत नहीं। अब बताइए आपको फॉर्मूला समझ में आया कैसे बनाया गया होगा ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? Yes, sir. ओके, प्रोबेबिलिटी करते वक्त अपने नाक कान आंखें खुली रखें, कान खुले रखें, आंखें खुली रखें, नाक बंद चलेगी, फिक्स करें। क्योंकि प्रोबेबिलिटी देखो फॉर्मूला बेस्ड गेम नहीं है, समझने वाली चीज है, समझ में आएगी तो होंगे, नहीं समझ में आएगी तो नहीं होगी। तो मैं आपको भी 2-3 क्वेश्चन ना पेयर ऑफ डाइस के देता हूं, ठीक है, जो पेयर ऑफ डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या मैं क्वेश्चन बोलूं अगर ये हो गया है तो? Yes, sir. क्वेश्चन लिखिए अभी। अभी 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से लूंगा। क्वेश्चन लिखिए, अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड। अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड। एक ब्लैक और एक रेड डाइस को रोल किया जाता है। हिंदी बता रहा हूं आपको साथ साथ। A black and a red dice are rolled, full stop. Find the probability of obtaining. Find the probability of obtaining a sum greater than 9. A sum greater than 9 given that. अब देखो मैंने कहा था ऐसे वर्ड्स लिखे रहेंगे, ये आपको वर्ड बता रहा है कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। गिवन दैट कंडीशन दी हुई है, ब्लैक डाई resulted black die resulted in a 5। ये क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन कैसे रिप्रेजेंट करना है एक बार आप वो समझ लो मेरे साथ साथ। सबसे पहले हम एक इवेंट ए बना लेते हैं। हाँ, ब्लैक डाई पे एक नंबर आएगा 5, ये कंडीशन। तो पहले हमने इवेंट ए बनाना है। इवेंट ए आप मेरे को बताएंगे, वो इवेंट बताना जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। Some greater Some than greater than. बिल्कुल, सम ग्रेटर देन 9, ठीक है, ये आपका इवेंट ए हो गया। अब आप मेरे को इवेंट बी बताएंगे जो कंडीशन में दिया हुआ है। बिल्कुल, black dice resulted in 5. ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5 या ब्लैक डाई शोज 4 लिख देते हैं, सॉरी 5। ये लिख दिया हमने ए और बी इवेंट, ठीक है। अब पेयर ऑफ डाइस का क्वेश्चन है, ये ब्लैक और रेड बोलते हैं ना, हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक डाई और रेड डाई का कोई मतलब नहीं है, ये समझ लो आप 2 डाइस है बस, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ सम 9 से बड़ा पेयर ऑफ डाइस पे क्या क्या पॉसिबल होता है? 9 से बड़ा सम होना चाहिए। नहीं, 9 से बड़ा सम ग्रेटर देन है, 9 नहीं ले सकते। 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है। 13 नहीं हो सकता, 7 और 6 से 13 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। चलो गुस्सा क्यों कर रहे हो? 10, 11, 12 तो हो सकता है। तो चलो बताओ अब मेरे को 10 सम 2 डाइस पे कैसे कैसे बनता है, बोलो। 5 5 5, and 5. 6 6 4 चलो मैंने रैंडम लिख दिया, ठीक है ना। 5 5 6 4 4 6, और देख लो और कोई तो नहीं। 6 6 तो 12 हो गया ना। अभी 10 के कर रहे हैं ना। चलो अब 11 के बोलो, अब मेरे को 10 के तो हो गए, 11 के बोलो। 6 6 5 5 6 और 6 5 दो ही होते हैं, ठीक है भाई। 7 4 नहीं होता, अच्छा चलो 12 बता दो, 12 बता दो। 6 6, एक बच्चे ने लिखा था 7 6, मैंने कहा भाई ये क्या तरीका है, 7 6 का सब दो ही संगवाया, डाई मैंने उसमें है, अब मैं क्या बोलूं उसको। चलो कोई बात नहीं, बी बता दो। बी में ब्लैक डाई, अब ब्लैक डाई मान लो आप पहला वाला डाई है, 5 शो करेगा,
पहला डाई 5 शो करेगा तो दूसरा क्या करेगा, कोई भी 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6। इस तरह से आपने इवेंट ए और बी पहले डिफाइन किए, उसके बाद उनके पॉसिबल आउटकम्स एक सेट बना के लिख दिए उसके अंदर। अब आपका अगला काम है इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना। जल्दी से फाइंड करके बताओ इंटरसेक्शन। 5 5 5 5 and 5 5-5 और 5-6 दो ही हो सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 वाले इकट्ठे कर लो बस, जिनका पहला लेटर 5 आ रहा है, तो ये 5-5 आएगा, एक 5 है वो इसमें भी होगा, बस दो है इसमें। अब आपको फॉर्मूला शो करना है, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी निकालनी है। इसकी प्रोबेबिलिटी इस कंडीशन के साथ फॉर्मूला शो करेंगे, कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय कार्डिनल नंबर बी। इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर बताओ, इनके बताओ कितने आउटकम्स हैं? 2 दो। इंटरसेक्शन में दो ही तो है। और बी में बताओ, बी में कितने? बी में 6 है। 30 आंसर हो गया 1/3। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन जाएगी यहाँ से। दो का है नहीं, दो का बड़ा नहीं, दो का नहीं, आप करोगे ना मुश्किल से 1 मिनट में हो जाएगा। आप जब इसको लिखोगे ना, अब आप देखना आपको 1 मिनट लगेगा लिखने में, पूरा गिनती का 1 मिनट, बहुत ज्यादा 1 मिनट 20 सेकंड। अगर इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, मैं आपको अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, पेयर ऑफ डाइस का ही दूंगा अभी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हो गया? मेरे को ना अपना वो नंबर और नाम ना स्लिप लिख के दे दो, मैं ऐड कर लूंगा ना ग्रुप। हाँ जी, बोल दूं मैं अगला क्वेश्चन? लिखो, Yes, sir. फाइंड, सॉरी, अब ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड, ये तो लिख लो आप। अब ब्लैक एंड रेड डाई, ये कलर देखे ना कंफ्यूज करने की क्वेश्चन करते हैं, कोशिश करते हैं कि ब्लैक और रेड से कंफ्यूज करेंगे। A black and a red die are rolled. Find the probability of getting the sum 8. Find the probability of getting the sum 8. 8 sum 8 होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे आप। Given that the red die resulted a number less than 4। जो रेड डाई है, रेड डाई को आप मानना पहला वाला डाई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेड डाई पे जो नंबर है वो 4 से कम होना चाहिए। फटाफट से पहले ए और बी बताओ मुझे, लिखते जाओ बताते जाओ। गेटिंग सम 8 भी लिखोगे तो भी चलेगा। हाँ सम 8, ये ए में लिख दो, सम इज 8। बी में लिख दो, क्या लिखोगे बी बताओ? नहीं अब अच्छा बिल्कुल छोटा मारोगे, अब सीधा पूरी लिख दो फिर तो। बी में लिखोगे रेड डाई रिजल्टेड अ नंबर लेस देन, है ना, थोड़ा तो लिख लो ना भाई, रेड डाई रिजल्टेड अ नंबर लेस देन 4। चलो अब आप एक काम करो, फटाफट से एक एक पॉसिबल आउटकम्स लिखो। सोचो सम 8 कैसे कैसे आता है दो डाई पे, लिखते चले जाओ। आउटकम्स बनाओ सम 8 के। हाँ वो बी में आएंगे, सम 8 के लिखिए पहले, एक ही तरह करते जाओ ना। पहले ए में सम 8 के लिखो, ये मत सोचो 4 से कम है 4 से ज्यादा है, सम 8 होना चाहिए बस। जैसे 1 की लाइन में तो आएगा नहीं, 2 6 हो गया। और बताओ अगला 3 5 हो गया 3 की लाइन में। 4 की लाइन में आ जाओ, 4 4 हो गया। 5 की लाइन में आ जाओ, 5 3 हो गया। अब लास्ट Done. लाइन में आ जाओ 6 2, ये ए हो गया। डन, ग्रेट। अच्छा चलो अब आप मेरे को बी बता दो। अब बी में क्या करना है, यहाँ काफी सारे बनेंगे आपके, क्योंकि 4 से जो कम नंबर है डाई पे वो 1 2 3 होता है ना। तो देखो बी आप ऐसे बना सकते हो, जैसे रेड डाई पे 1 आया तो ब्लैक डाई पे कोई भी ले लो, 1 1
1 2 1 3 1 4 डॉट 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 1 6। अभी पूरा नहीं हुआ ये। रेड डाई पे फिक्स कर दिया 1, बाकी ब्लैक डाई पे कुछ भी ले लिया। अब ले लेते हैं रेड डाई पे 2, छोटा होता है 4 से ये भी। फिर 2 1 2 2 से लेकर 2 6 तक। मैं सारे नहीं लिख रहा हूं, देखो डॉट डॉट लगा दिया, यानी कंटिन्यूशन में यहां तक गया है। अगला बोलो, एक लाइन और बननी है। 3 1 से, अब तो इसको और छोटा कर दो, 3 1 से लेकर 3 6 तक। और बोलो, चौथी लाइन आएगी कोई? नहीं, बस 4 से काउंट रेड डाई पे 1 2 3 ले लिए गए। ये बी है। अब फटाफट से ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो, जैसे निकाला हुआ। आंसर क्या आ रहा है? 1/9 आ रहा है। Yes, इंटरसेक्शन sir, बताओ 1/9. तुषार। 1/9 आ रहा है। Yes, sir, 1/9. सही बात है। इसमें से इवेंट जिनका 8 बन रहा होगा वो होंगे। केशव का डिस्कनेक्ट हो गया क्या? तो कौन कौन से इवेंट्स आउटकम पॉसिबल है? एक तो आपका 2 6, यहाँ तो कोई है नहीं कॉमन, और एक 3 5। ठीक है बस। अब आपको लिखनी है प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इस तरह से, कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय कार्डिनल नंबर बी। इंटरसेक्शन में 2 है और बी में टोटल मिला के 18 है। आंसर हो गया 1/9। कोई डाउट है तो पूछो। देखो इंटरसेक्शन में किस किस का देखोगे इंटरसेक्शन? ए और बी जो आपने बनाए हैं, तो ए में तो सम 8 वाले हैं ना सारे, तो इसमें से मैंने वो वाले पिक कर लिए जिनका सम 8 हो रहा है, वो ए के साथ कॉमन हो गए। तो कौन कौन से हो गए? एक तो 2 6 हो गया, ये उसमें भी आ रहा होगा ये, और एक 3 5 इसमें वाले वो इसमें आ रहा होगा। बस ये 2 होंगे कॉमन। हाँ 18 ये हो गया ना, देखो 6 6 6 18 बी में है, तो बी के 18 लिख दिए नीचे। पहला मैंने किया, दूसरा हमने किया, तीसरा अब आप करोगे। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा। A pair of dice is rolled. A pair of dice is rolled. Find the probability that the sum, sorry, that the number. Find the probability that the number 4 has appeared. That the number 4 has appeared at least once. Find the probability that the number 4 has appeared at least once if it is given that the sum is 6. If it is given that the sum is 6. ये वाला अब आप करेंगे। ए में लिख लिया लैंग्वेज? वैसे ए में लिखा था 2/5 आ रहा है सर। 2/5. आंसर भी आपका ठीक आ रहा है जी। शुभम और गौरी का दोनों का आंसर ठीक है। ये पेयर ऑफ डाइस के 3 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में, 2 अनसॉल्व्ड, एक सॉल्व, 3 हो गए आपके। एटलीस्ट वंस का मतलब है कि 4 जो है कम से कम एक बार दिखना चाहिए 2 डाइस पे। तो क्या क्या लिखते हैं इसमें? 2/5 4 5 4 5 6। इसमें 4 तो आएगा नहीं 5 6 में, तो 6 4 होगा ना। 6 4 रह गया, एक 4 6 भी रह गया, वो भी लो। 4 6 नहीं आया, देखो एक बार फिर देखो। 1 4 2 4 3 4 4 4। अब इनको उल्टा कर लो। 4 1, इसको उल्टा कर लो। 4 1 नहीं आया, देखो 4 2
4 3 4 3 रह गया, 4 5, बस अब हो गया, अब हो गया। सर इसमें हमें ए इवेंट का सैंपल स्पेस इतना नेसेसरी है? नहीं बिल्कुल नहीं, वो ए लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर ए में बहुत सारे आ रहे हैं ना तो डॉट डॉट लगा सकते हो आप, जैसे मैंने लगाया बी में। सैंपल स्पेस मत लिखना, यूजलेस है। हाँ भाई, किसी भी डाइस पे 1 4 आ रहा है ना, जैसे अब आपका कम से कम एक बार 4 होना चाहिए, तो आपने कहा चलो 1 4 ले लेते हैं, तो एक पे 1 एक पे 4, फिर आपने 2 4 ले लिया, फिर आपने 3 4 ले लिया, फिर 4 4 ले लिया, क्योंकि दोनों पे भी हो सकता है। फिर उल्टा भी तो करोगे ना, अभी तो चलो खैर 4 के ये वाले कंप्लीट कर लो, ये हो गए। अब इनको रिवर्स करो, 4 1, यहाँ देखो इस पे 4 हो गया, इस पे 2 हो गया, 4 2 4 3, 4 4 तो आ ही चुका है, 4 5 और 4 6, ये 11 आउटकम्स हैं इसके अंदर। पॉसिबल जो इसके आउटकम्स हैं फेवरेबल, वो ये है। बी में क्या है वैसे आपका? 1 5, हाँ हाँ, 4 2 5 1, ठीक है, यही है 6। अब क्या लिखा है इसके बाद आपने, इसके नीचे लाइन में क्या लिखा हुआ है? अच्छा, उसमें क्या क्या है? लो, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया भैया। सर तो जैसे यहाँ पे हमने, अगर हम बी सेट पहले लिख लेते हैं तो फिर उसके हाँ, बाद मतलब ए सेट लिखने का यूज नहीं है ना उतना, क्योंकि वो तो क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। आई अंडरस्टैंड आप जो कह रहे हो, मैं वही कह रहा हूँ, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, मैंने ए बी की बिना कर दिया था, ये मैंने बी हाँ लिखा यहाँ था पे। बस, और इसमें से मैंने अपने 4 वाले आंसर लिख दिए थे। लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन जैसे ना बोर्ड में चाहिए, मैं वो बता रहा हूँ, आप लिख देना, है ना। देखो एक ही क्वेश्चन आएगा, रिस्क मत लो कि मैं कह रहा हूँ कॉपी किस टीचर के हाथ में होती है हमको पता नहीं चलता, वो कहेंगे बताओ बच्चे ने तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन करके रख दिया मेरे सामने, ये तो लिखा ही नहीं, बेकार नंबर काटेंगे। यस यस। बाकी आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। सर आंसर ओके क्या है? 2/11? 2/5 है तो 11 क्यों? बी में तो 5 ही है भाई। ए बाई बी के मामले में ऊपर क्या आएगा? कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन बी का आएगा, और नीचे कंडीशन वाले आएंगे ना इवेंट्स, कंडीशन वाला इवेंट आएगा ना, तो बी नीचे आएगा, तो 2 इसमें हो गए और टोटल 5 वैसे हो गए, तो 2/5 हुआ ना आंसर। आया सही में? आया सबको सही में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक और करवा रहा हूं। जो स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, उनका सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं होती। पेयर ऑफ डाइस, एक डाई, 2 कॉइन का टॉस होना, ये स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनका सैंपल स्पेस मत लिखा करो। जरूरत हो तो लिख देना। क्वेश्चन लिखो, मदर फादर एंड सन, मदर फादर एंड सन, 3 पर्सन है ये। लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर, लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। ये तीनों एक लाइन में खड़े हो जाते हैं रैंडमली, कोई कहीं भी खड़ा हो जाता है एक पिक्चर के लिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अब आपको बताना है ये, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सन ऑन वन एंड इफ फादर इन मिडिल। अगर लॉजिक लगाओगे ना दिमाग में थोड़ा सा, तो आंसर बिना सॉल्व किए बता सकते हो। 1। क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। अरे निशिता, अगर फादर सॉरी को, सॉरी सॉरी 1। भाई सपोज मैं फादर हूं, ठीक है, मैं बीच में खड़ा हुआ, मैं बीच में खड़ा कर दिया मेरे को, क्योंकि मेरे को कंडीशन दे दिया फादर को मिडिल में रखो जी, फादर खड़े हो गए मिडिल में। अब बताओ क्या चांस है कि मेरा बेटा मेरे कोने पे खड़ा हुआ है? 100%, या तो इधर खड़ा हुआ है या इधर खड़ा हुआ है, तो आंसर तो 1 हो गया भाई, कहीं ना कहीं कोने पे तो आएगा ही ना। अगर मेरे को बीच में खड़ा करके मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछोगे कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि बेटा आपके किनारे पे खड़ा हुआ, इसके क्या चांस है, मैं कहूंगा 1 है, इधर होगा नहीं तो इधर होगा। और या वाइफ का आ जाएगा, क्योंकि आपकी वाइफ पे खड़ी हुई है कोने पे, तो भी 1 है। लेकिन अब आप इसको करके दिखाओ, आंसर तो 1 आएगा इसका। अगर फादर को बीच में खड़ा करके प्रोबेबिलिटी पूछोगे कि सन एक किनारे पे खड़ा है, इसके क्या चांस है, तो भाई 1 है। फादर तो बीच में खड़े हैं, बेटा तो आएगा किनारे पे कहीं ना कहीं। लेकिन अब आप इसको पूरे प्रोसेस में करके दिखाओ। इवेंट ए बोलो जल्दी से, बोलते जाओ, मुझे लिखते जाओ, मैं लिखते जाऊंगा। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा वो ए में लिखना है, सन ऑन 1 एंड। सन ऑन 1 एंड।
बी बोलो, फादर इन मिडिल। ए के पॉसिबल आउटकम्स बताएंगे, सन को किनारे पे खड़ा करेंगे, फादर मदर को रैंडम इधर उधर अरेंज करके बोलो। पहला बोलो कोई, ये ऐसे बोल क्यों, सन मदर फादर, है ना, सन एक किनारे पे आ जाए। और बोलो मदर फादर सन, ठीक है भाई, सन यहाँ किनारे पे आ गया। और बोलो, अच्छा और देख लो, ऐसे नहीं हो सकता, सन फादर मदर, ये नहीं हो सकता क्या? ये भी तो हो सकता है भाई, सन यहीं पे रहेगा, फादर मदर ने इंटरचेंज कर ली। और बोलो एक और है, फादर मदर, फादर मदर सन, फादर सन थोड़ी, मदर कहाँ गई फिर, फादर सन तो यही तो होगा। देखो फादर मदर सन हो गया ना, अब सन ने किनारे पे है, देख लो आप, और नहीं हो रहे, बस ये ठीक है, ये हो गए हमारे चार। और फादर सन मदर, तो सन तो बीच में आ जाएगा ना फिर उसमें, हम तो सन को किनारे पे रख रहे हैं ना, एक एंड पे, तो सन को पहले यहां फिक्स कर दिया मान लो, तो मदर फादर और फादर मदर बना दिया, फिर सन को उधर किनारे पे फिक्स कर दिया इधर, तो मदर फादर और फादर मदर बना दिया। अब बोलो जी, फादर मिडिल में रहेंगे, बोलो एम एफ एस, और बोलो एस एफ एम, वही है बस। चलो अब कर लो क्वेश्चन सॉल्व, आंसर तो बन ही आना है इसका। इंटरसेक्शन क्या है इन दोनों का बताओ? बी, यही है, यही हो गया, तो बी इंटरसेक्शन हो गया। अब कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन बी बाय बी, आंसर ना वन तो आने का 2/2, 2/2 आंसर। अब देखो ना इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, अगर मैं कहूंगा आपको इसका इंटरसेक्शन देखो, तो ये कॉमन हो गया, ये रहा, ये लिख लोगे आप, और एक आपका एसएफएम कॉमन हो गया, ये रहा, बस ये रहा इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी आपकी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ए बाय बी इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 और कार्डिनल नंबर ऑफ बी वो भी 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 आंसर हो गया, 1 तो आना ही था। तरीका सही में आया, ये सही में आ गया कंडीशन प्रोबेबिलिटी। अगर बस हमें क्वेश्चन कराने बाकी है, इसमें और कुछ है नहीं मेरे को बताने की बात चीज। तो नेक्स्ट क्लास में आधी क्लास लगाएंगे कंडीशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कंप्लीट करने में, और आधी क्लास होगा आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मोस्ट प्रोबेबली 99% में कल आपकी क्लास रखूंगा, लेकिन कल ऑनलाइन कर लेना। हाँ एक क्लास कल ऑनलाइन कर लेना भाई, बस एक क्लास, टाइमिंग में सुबह बता दूंगा, ठीक है। सुधांशु ना, सुधांशु, अच्छा मैंने लिखा हुआ नहीं,